हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके पोस्टमार्टम क्लास पार्ट 62 के बारे में, जिसमें हम डेली की तरह 10 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और 10 प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ते हुए चलेंगे। अगर आपने इससे पहले के 61 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा, वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। काफ़ी सारे दोस्तों का कहना था कि सर पोस्टमार्टम क्लासेज आपने बंद कर दी है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं था। अभी वन दरोगा के एग्जाम्स होने वाले थे तो इसलिए मैं वन दरोगा के कुछ पार्ट्स बना रहा था, लेकिन अब आपकी उत्तराखंड की जो पोस्टमार्टम क्लास वाली ऑब्जेक्टिव सीरीज थी वह कंटिन्यू चलने वाली है और पुरानी वीडियोस को भी आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स के सेक्शन को भी आप दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 10 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि वैयक्तिक सहायक के एग्जाम पेपर में यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए थे और आज ही हमारे वैयक्तिक सहायक में पूछे गए अंतिम 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने उत्तराखंड की एक नई एप्लीकेशन भी बनाई हुई है, उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक नाम से। तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स, पटवारी, बंदी रक्षक, लेखपाल एग्जाम्स के लिए या वीडियो एग्जाम्स के लिए, साथ ही प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीडीएफ फॉर्म तो नहीं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ्री टेस्टेज भी मिल जाएंगे, पेड टेस्ट बैचेस भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारी फैसिलिटीज हैं। इस चैनल पे आप चले जाइएगा। वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, जबकि डॉक्यूमेंट्स के लिए या कोर्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड में दोस्तों कहाँ पर स्थित है? उधम सिंह नगर जनपद के पंतनगर में स्थित है भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, जिसे हम वर्तमान में जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो डायरेक्टली ये प्रश्न में पूछा गया बहुत बार एग्जाम में कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय किस जनपद में स्थित है। तो ये उधम सिंह नगर जनपद के पंतनगर में स्थित है। पंतनगर में दोस्तों हमारा एक फूलबाग नामक हवाई अड्डा भी स्थित है और गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर ही पंतनगर का नामकरण हुआ है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय के बारे में, जिसे हम बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। और इस गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को। और किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंतनगर उधम सिंह नगर जनपद में देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और 1960 में तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई 17 नवंबर 1960 को, और 1972 में इसका नाम कृषि विश्वविद्यालय से परिवर्तित करके गोविंद बल्लभ पंत के साथ जोड़ा गया और इसका नाम हो गया गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। और भारत में जो हमारी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी उसका प्रमुख श्रेय भी इसी भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय को जाता है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी, तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय से ही हुई थी। अब हरित क्रांति के बारे में आप लोगों को बताइए होगा कि हरित क्रांति का जनक विश्व में कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग साहब को और भारत में कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन साहब को। और देश में हरित क्रांति को लाने का श्रेय पंतनगर विश्वविद्यालय को ही जाता है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ से याद रखना है। 17 नवंबर 1960 गठन हुआ था और 1972 में इसके नाम पर कृषि विश्वविद्यालय को परिवर्तित करके गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का हरा स्वर्ग भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी अच्छा है, किसी भी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा, यूके ट्रिपल एस ने खुद से इन्वेंट करके क्वेश्चन दिया है। तो भारत का हरा स्वर्ग इसे कहा है दोस्तों, किसे? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का हरा स्वर्ग भी कहा गया। किसे? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को। अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है। तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों हमारा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा सबसे अधिक प्रसिद्ध है किसके लिए? कस्तूरी मृग के लिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं, तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में ही सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अस्कोट पड़ता है पिथौरागढ़ जनपद के पास ही में। 25 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की दूरी पर अस्कोट है, वहीं पर हमारा अस्कोट वन्यजीव विहार या अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। 1986 में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। ये करीबन करीब 600 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है और मुख्यतः ये प्रसिद्ध है किसके लिए दोस्तों? कस्तूरी मृग के लिए। सर्वाधिक कस्तूरी मृग उत्तराखंड में कहाँ पर पाए जाते हैं? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे कई सारे अन्य जीव जंतु या पशु पक्षी या अन्य कई प्रजातियां भी पाई जाती
है। याद रखना है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अब आपके लिए 2 से 3 होमवर्क क्वेश्चन है कि झिलमिल झील संरक्षण अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ये भी दोस्तों यूके ट्रिपल स्टेनो के एग्जाम में पूछा था। इसी के साथ साथ माउंट बेनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड भारत में कहाँ स्थित है, और पवलगढ़ संरक्षण अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है। इन तीनों की स्थापना भी आपको बतानी है और कहाँ स्थित है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये अगर आपने इसको नहीं पता है तो ये करंट अफेयर्स वाली वीडियो में आपको ये 3 के 3 करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, यूके ट्रिपल एस ने खुद से ही इन्वाइट किया आप कह सकते हैं, क्योंकि अधिकतर किताबों में आपको नहीं मिलेगा। प्रश्न क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है, यानी कि किस आयु वर्ग में उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो बड़ा अलग सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या दोस्तों पाई जाती है उत्तराखंड में वो 10 से 14 वर्ष के बीच के जो हमारे बच्चे हैं उनके अंतर्गत पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है, 10 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के जो लोग हैं ये इनकी जनसंख्या उत्तराखंड में सर्वाधिक पाई जाती है। यही प्रश्न यहाँ पे इंडायरेक्टली पूछा गया। अब 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या थी 1,86,292, जिसमें से 9.07% योगदान था महिलाओं का और 50.93% योगदान था पुरुषों का। और भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% जनसंख्या उत्तराखंड में निवास करती थी। और जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड का भारत में हमारा 20वां स्थान था। और इसी बीच में जो उत्तराखंड की जनसंख्या थी 1,86,292, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या किस आयु वर्ग की थी, तो 10 से 14 वर्ष वालों की थी। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि बिस्सू मेला किस जनजाति की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। तो बिस्सू मेला दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेनली जौनसारी जनजाति से संबंधित मेले के रूप में इस बिस्सू मेले को जाना जाता है। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। पहली कौन है, थारू है, और दूसरी क्या है, जौनसारी है। और वहीं जौनसारी जनजाति गढ़वाल की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भी है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जौनसारी जनजाति के जो लोग हैं अधिकतर देहरादून और उत्तरकाशी जनपद के बॉर्डर वाले एरियाज पे रहते हैं। और बिस्सू मेला किस जनजाति की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, तो ये जौनसारी जनजाति की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। जैसे दोस्तों हम बात करें मौड़ मेला, बिस्सू मेला, ये हारून नृत्य, ये कुछ ऐसे मेले या नृत्य हैं जो कि जौनसार से ही पर्टिकुलरली संबंधित हैं। बिस्सू मेले के बारे में बात कर लेते हैं कि जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। यही दोस्तों बिस्सू मेला, जिसे हम क्या बिस्सू मेला इस क्षेत्र का क्या है, सबसे आप क्या ये कह सकते हैं बड़ा मेला है, ठीक है। तो जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, बिस्सू मेला है। मेनली ये दोस्तों माघ माह में मनाया जाता है, इस कारण ही इस मेले को कभी कभी माघ मेला भी कहा जाता है। वैसे दोस्तों माघ मेला जौनसारी जनजाति में अलग होता है, ठीक है, लेकिन इसी को भी कभी कभी माघ मेले के नाम से जाना जाता है, या बाड़ा हाट का थोलू भी कहा जाता है। वैसे एक्चुअलिटी में दोनों मेले क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वैसे नॉर्मली पूछा जाए आपसे कि बिस्सू मेला किस जनपद में लगता है, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी दोस्तों उत्तरकाशी जनपद को लगता है। उत्तरकाशी जनपद का जो हमारा भुटानू, टिकोची, ये जो एरियाज हैं, इनमें गाँव में सामूहिक रूप से इस बिस्सू मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि विश्वत संक्रांति के दिन लगता है। इसी कारण इसे बिस्सू मेला भी कहा जाता है। इस बिस्सू मेले की दोस्तों एक खासियत है कि धनुष बाणों से रोमांचकारी युद्ध इसी मेले में किया जाता है। तो धनुष बाणों से रोमांचकारी युद्ध के लिए कौन सा मेला फेमस है, बिस्सू मेला ही फेमस है। और जो ये धनुष बाणों से रोमांचकारी युद्ध होता है, इसे ठोठा खेलना या ठोठोरी प्रथा भी कहा जाता है। ठोठा खेलना या ठोठोरी प्रथा किस मेले के कारण प्रसिद्ध है, तो बिस्सू मेले के कारण ही ये प्रसिद्ध है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है इसमें कि ये देहरादून के चक्राता क्षेत्र के साथ साथ ही उत्तरकाशी के जौनसार बाबर वाले क्षेत्र में, या देहरादून के जौनसार बाबर वाले क्षेत्र में, या आराकोट उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में बहुत उपयुक्तता से मनाया जाता है। तो बिस्सू मेला कहाँ लगता है, हमारा ये उत्तरकाशी जनपद में लगता है या जौनसार बाबर वाले एरिया में लगता है, और जौनसारी जनजाति की परंपरा और विरासत को दर्शाता है। विश्व संक्रांति के दिन ये मेला लगता है। उत्तरकाशी में ही दोस्तों माघ मेला भी लगता है, जिसे बड़ा हाट का थोलू भी कहा जाता है, जो कि प्रतिवर्ष माघ के मेले में महीने में लगता है। ये आपको डायरेक्टली नोट करने हैं। और जौनसार का ही एक अन्य मेला भी है दोस्तों, क्या, मौड़ मेला, ठीक है। क्या है, मौड़ मेला, जिसमें मछली पकड़ने के मेले के नाम से भी ये मौड़ मेला पाया जाता है। और इसमें कौन सा पाउडर यूज किया जाता है, तो टिमरू का पाउडर उसमें यूज किया जाता है, जो कि मछलियों को क्या करता है, बेहोश कर देता है। याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और उत्तराखंड में गिरते लिंगानुपात को रोकने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित की जा रही है। तो वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए दोस्तों योजना प्रस्तावित की गई है मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना। और इस मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना का प्रमुख उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को पौष्टिक आहार प्राप्त करना, ताकि लिंगानुपात, जो घटता हुआ लिंगानुपात है उत्तराखंड में, उसे रोका जा सके और बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके तहत ही विभिन्न प्रकार की किटें
भी दी जा रही है। मेनली इस योजना की शुरुआत दोस्तों 2020-21 वित्तीय वर्ष के प्रावधान के अंतर्गत की गई थी। तो वही प्रश्न पूछा गया है कि राज्य में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और उत्तराखंड में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित की जा रही है? तो मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना प्रस्तावित की जा रही है। और ये टॉपिक्स मैं आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की वीडियो में भी करवा चुका हूँ। मेनली जो भी गर्भवती महिलाएं हैं और जो उनकी नवजात शिशुएं हैं, मेनली जो कन्याएं हैं उनको पौष्टिक आहार देने के लिए तथा लिंगानुपात को सुधारने के लिए इस मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना को शुरू किया गया था। अच्छा प्रश्न है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि उत्तराखंड में विवाह के अवसर पर कौन से नृत्य किए जाते हैं जिसमें सुसज्जित नर्तक आगे बढ़ते हुए बारात या विवाह की पार्टी के आगे नृत्य करते हैं? वैसे तो दोस्तों उत्तराखंड में हर मेले में या हर नृत्य में ऐसा होता है, लेकिन मुख्यतः अगर हम यहाँ से पूछें कि सुसज्जित नर्तक आगे बढ़ते हुए बारात या विवाह की पार्टी में आगे नृत्य करते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, सरौ नृत्य। क्या हो जाएगा? सरौ नृत्य हो जाएगा। और मेनली जो ये सरौ नृत्य है यह हमारा युद्ध गीत नृत्य होता है। ठीक है, किस प्रकार का? युद्ध गीत नृत्य इसे कहा जाता है, जो कि ढोल दमाऊ के जोड़े के साथ में किया जाता है। जैसे दोस्तों कुमाऊं में आपने छुलिया नृत्य देखा है, उसी प्रकार से गढ़वाल का सरौ नृत्य भी हमारा होता है, जो कि ढोल ढंगौड़ी के साथ में लड़ा जाता है और तलवार या नृतक या तलवार ढाल के साथ में से स्वांग करते हैं। ठीक है, और मेनली ये जो हमारा सरौ नृत्य है यह भोटिया जनजाति के पौड़ा नृत्य के समान ही माना जाता है। और यह नृत्य दोस्तों मेनली टिहरी और उत्तरकाशी जनपद में सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है। यानी कि कुमाऊं का छोलिया और गढ़वाल का सरौ आप कह सकते हैं सेम होता है। तो छोलिया भी क्या होता है? छोलियाओं का देखा आपने, जो लोग डांस करते हैं करते हैं छोलिया अपने वर्ग में या गोल घेरे में होकर डांस करते हैं, सबसे आगे वो लोग डांस करते हैं, तो वही है। सुसज्जित नर्तक आगे बढ़ते हुए बारात या विवाह की पार्टी के आगे नृत्य करते हैं, तो हो जाएगा हमारा सरौ नृत्य। बाकी दोस्तों ऑप्शन भी नहीं लग रहे। देखिए उत्तराखंड वाले पोर्सन ने पूछा कि डांडिया नहीं होता है यहाँ पे, गुजरात में होता है, सुबी पाटुलू भी नहीं होता है, तो सरौ नृत्य आप यहाँ से इजीली गैस कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन तो आप बिना पढ़े भी नृत्य याद कर सकते हैं। ठीक है, अब उत्तराखंड में कुछ हमारे अन्य नृत्य भी होते हैं, जैसे कि छोपती नृत्य, घुघुती नृत्य, लंगीवर नृत्य, मंडार नृत्य, थड़िया नृत्य, पांडवर नृत्य, हारून नृत्य, तो ये खुदेड़ नृत्य, होरी नृत्य, तो ये सारे नृत्य भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। एंड जो परीक्षा वाणी की किताब है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत सरल क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आप में से बच्चों को एक क्वेश्चन आता होगा कि भागीरथी नदी पर टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। वैसे दोस्तों मेनली भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम पर हमारा टिहरी बांध स्थित है। टिहरी बांध परियोजना की कहाँ स्थित है दोस्तों? तो टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और टिहरी बांध परियोजना की शुरुआत अगर कब से मानी जाती है या इसे योजना आयोग ने स्वीकृति कब प्रदान की? 1972 में दोस्तों योजना आयोग ने टिहरी बांध को बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान करी थी। और टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बांध भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने इसका कार्य प्रारंभ किया, लेकिन ये दोनों कार्य करने में फेल रहे। इसके बाद में दोस्तों 12 जुलाई 1988 को टीएचडीसी टिहरी हाइड्रो डैम कॉर्पोरेशन की स्थापना होती है और उसी टीएचडीसी के द्वारा टिहरी बांध का निर्माण कार्य किया जाता है। इसी टिहरी बांध परियोजना को राष्ट्र का गाँव की संज्ञा दी गई है। कुल 2400 मेगावाट के विद्युत उत्पादन की इसकी क्षमता है और 2006 में इसका प्रमुख उत्पादन 600 मेगावाट का उत्पादन किया गया था। ठीक है, ये जो योजना है ये मेनली 2 चरणों में होगी, 1000 मेगावाट की और 1400 मेगावाट में। अलग से इसमें 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध परियोजना भी है। वह कोटेश्वर बांध परियोजना भी भागीरथी नदी पर ही निर्मित है। टिहरी बांध जो परियोजना है इसका डिजाइन जेम्स ब्रून ने तैयार किया था। और टिहरी बांध को ही दोस्तों गणेश प्रयाग के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था। इसी को स्वामी रामतीर्थ सागर या सुमन सागर के नाम से भी जाना जाता है। इतने पॉइंट आपको टिहरी बांध परियोजना से याद रखने हैं। बाकी जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन है वो सब मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं। सबसे पहला प्रोडक्शन यहाँ पे कब से होता है? 2006 में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला प्रोडक्शन हो गया था। ठीक है, 1000 मेगावाट का प्रोडक्शन यहाँ पे शुरू किया था। और प्रदेश को कितनी % बिजली फ्री मिलती है इससे? तो 12% बिजली फ्री मिलती है। ये भी आपको डायरेक्टली नोट करना है। और किस देश के सहयोग से इसे बनाया गया था? तो 1986 में दोस्तों रूस के सहयोग से इसे बनाया गया था। याद रखना है ये सारे पॉइंट, बहुत सरल है। अगला क्वेश्चन है कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र दोस्तों हमारा देहरादून में स्थित है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, किताबों में दिया गया है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय उत्तराखंड में कहाँ पे स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। नॉर्थ क्षेत्र का जो मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वह देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 39वां हमारा कि उत्तराखंड सरकार ... की राशि से जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई जल कनेक्शन योजना शुरू करने की योजना बना रही है। और यही क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करंट अफेयर्स में भी करा चुका हूं। 2020 के करंट अफेयर्स आप ध्यान से देखिएगा। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा ₹1 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत ₹1 में नए जल के कनेक्शन दिए जाने हैं और ये योजना शुरू भी हो चुकी है। तो
कितने रुपए में दोस्तों? 1 रुपए में। वही पूछा गया कि उत्तराखंड सरकार कितनी राशि से जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई जल कनेक्शन योजना शुरू करने की योजना बना रही है, तो 1 रुपए के साथ में, याद रखना है आपको दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका इस सीरीज का भी लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये जो वैयक्तिक सहायक की सीरीज थी कि उड़ान योजना के अंतर्गत पहली हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य ने शुरू की थी? तो उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा दोस्तों हमारी उत्तराखंड राज्य ने शुरू की थी। उड़ान योजना का संबंध है उड़े देश का आम नागरिक, और इसी उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। और फरवरी 2020 के आसपास में उत्तराखंड के जो उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड से हेलीकॉप्टर सेवा का प्रारंभ किया था। और किस कंपनी के हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया था? तो पवन हंस कंपनी के हेलीकॉप्टर का प्रयोग यहाँ पे किया गया था, जिसके तहत देहरादून के सहस्त्रधारा पोर्ट से गौचर और चिन्याली सोन तक क्या किया गया था? हमारी हेलीकॉप्टर सेवा चलाई गई थी सर्वप्रथम फरवरी 2020 में। उसके बाद में अगस्त 2020 के आसपास में इस योजना को शुभारंभ भी कर दिया गया था। तो उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य ने शुरू कर थी? उत्तराखंड ने शुरू की थी। ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स में आपको कराया जा चुका है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने बहुत महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में बात करी, और 10 प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे वो सभी मैंने दोस्तों आपको बताए हैं। और आधे से ज़्यादा फैक्ट मैंने आपको इसलिए इस वीडियो में नहीं बताया क्योंकि वो सारे फैक्ट्स मैं आपको पहले बता चुका था। जैसे हेलीकॉप्टर सेवा योजना, ये आप करंट अफेयर में देख लीजिएगा। 1 रुपये में जल कनेक्शन मिल रहा है, ये भी आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये परीक्षा वाणी, या हर किताब में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये टिहरी बात परियोजना बहुत सरल सा बेसिक का क्वेश्चन है। बाकी सरो नृत्य डायरेक्टली दिया गया, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। 3 ऑप्शन बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है, तो चौथा हमारा सुमेलित हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते थे। मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना, ये भी आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। अगला है बिस्सू मेला, काफी प्रसिद्ध मेला है दोस्तों, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है। देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार आयु वर्ग 10 से 14 वर्ग सा आयु वर्ग होता है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। यूके प्लस से ने पूछे हैं, तो आगे भी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोगों से दोस्तों एक सलाह लेना चाहता हूँ कि आगे जो हमारे क्वेश्चन है, जो 63वें पार्ट से हमारे पार्ट आएंगे, तो आप लोग बताइए कि किस टाइप से वो पार्ट्स कराने हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने हैं आपको, या फिर आपको नए क्वेश्चन बना के वही प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैं करवा दूं। तो धन्यवाद दोस्तों।